हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आई गेस आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे जिसमें हमने केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स स्टार्ट कर लिया था एंड उसमें भी हमने दो पैरामीटर्स डील कर चुका है। कौन कौन सा? वन वाज डिसॉल्व सॉलिड्स एंड सेकेंड वन वाज पीएच। आज हम लोग थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डील करने वाले हैं और वो है एल्केनिटी। सो द थर्ड केमिकल पैरामीटर्स जिसको हम लोग डील करने वाले हैं दैट इज एल्केनिटी। अब ये थोड़ा बाकियों की तरह इजी नहीं है, पहले ही बोल दे रही हूँ, तो हो सकता है आपको रिलेट करने में पहले स्ट्रेच में प्रॉब्लम जाए, इसलिए वीडियो को धीरे धीरे समझना है आपको, ठीक है। ऑल्दो मैं इसको पढ़ाते टाइम अपनी स्पीड थोड़ी कम ही रखूँगी, बट यू हैव टू बी अटेंटिव। क्लियर? पहले ही आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आपको इसमें फोकस्ड रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। फाइन, सो यू हैव टू सी दिस वीडियो वेरी पेशेंटली, वेरी कामली एंड वेरी स्लोली। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये एल्केनिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एल्केनिटी? तो एक डेफिनेशन जो आप अधिकतर बुक्स में पढ़ते हो कि एबिलिटी ऑफ द वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, उसको एल्केनिटी बोलते हैं। वाटर की एबिलिटी कि वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे उसको आप बोल देते हो एल्केनिटी। पर इसको अब क्योंकि हम लोग हैं इंजीनियर्स, इसको हम लोग बोलेंगे थोड़ा टेक्निकली। सो वी विल से वो आयंस जो पानी में प्रेजेंट है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस इन वाटर जो केपेबल होते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोनियम आयन को, उसको आप बोलते हो एल्केनिटी। सो डेफिनेशन ऐसी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस इन वाटर विच आर केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोनियम आयन, उसको आप बोलते हो एल्केनिटी। वो आयंस पानी में जो प्रेजेंट हो, जो H+ आयन जो पानी में है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको आप बोलते हो एल्केनिटी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ concentration of ions in water which are capable of neutralizing hydronium ion। क्लियर? तो ये टू बी प्रिसाइज टेक्निकली एल्केनिटी होती है। ये आप सिंपल वर्ड से बोल देते हो वाटर की एबिलिटी की जो एसिड्स है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, पहली चीज। अब बारी आती है कि एल्केनिटी होती किसकी वजह से, ठीक है, कौन कौन सी एल्केनिटी है जो हमें पढ़ना है। तो देखो एल्केनिटी बहुत टाइप्स की होती है, अब कौन कौन सी वो देख लेते हैं। जैसे CO3 HCO3 OH-, HS-, BOH4। तो बेसिकली क्या होते हैं एल्केनिटी की, अगर मैं बात करूं तो वो कार्बोनेट आयन के कारण होती है, बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है, हाइड्रोक्साइड के कारण होती है, सल्फाइड आयन के कारण होती है, बाइबोरेट के कारण होती है, बाइसिलिकेट के कारण होती है, अमोनियम आयन के कारण होती है। मतलब देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेज जिसकी वजह से पानी में एल्केनिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी में एल्केनिटी होती है, वो तो हमें पता है। और अगर नहीं पता तो मैंने अभी आपको बता दिया कि चाहे वो OH- आयन हो, CO3 आयन हो, HCO3 आयन हो, ये सब पानी में एल्केनिटी इम्पार्ट करते हैं। और मैंने तो अभी सिर्फ दो ही नाम लिखे हैं, ऐसे अमोनियम आयन, बाइबोरेट, बाइसिलिकेट, ऐसे बहुत सारे आयन्स हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से पानी में एल्केनिटी होती है। अब मेरा ये जो पॉइंट बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना, पहले ही बोल दे रही हूँ। देखो होती एल्केनिटी बहुत अलग अलग आयंस की वजह से है, बट मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस 3 एल्केनिटी से काम है, ठीक है। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम इंटरेस्टेड इन दीज 3 एल्केनिटीज। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एल्केनिटी इम्पार्ट नहीं करता, बाकी जो भी आयंस हैं वो एल्केनिटी इम्पार्ट करते हैं।
नो डाउट। बट अगर मैं बात करूँ परसेंटेज वाइज, मेजॉरिटी वाइज, तो मेजरली ये तीन, ये अप्रॉक्सीमेटली 99.9% करते हैं, तो बाकी जो भी आयंस प्रेजेंट है वो 0.1% एल्केनिटी इम्पार्ट करते हैं, इतना फ़र्क आता है। ठीक है, अब क्या होता है, तुम मुझसे दो चीज़ पूछोगे, तुम्हारे दिमाग में अभी आया होगा मेरे स्टेटमेंट के बाद, कि अगर क्वेश्चन में आपको सल्फाइड आयन दिया हो या आपको बाइबोरेट बाइसिलिकेट आयन दिया हो तो उसको लेना है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं प्रैक्टिकल बेसिस पर बात करूँ तो उसको लेने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, बहुत ही माइनर कंसंट्रेशन में होती है वो। मैंने बताया कि अगर आप एक्चुअल बेसिस पे बात करो, दो चीज़ होती है, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना और एक प्रैक्टिकली बातें करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग, आप किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, हम लोग जब अजम्पशंस लेते हैं, क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन डिराइव किया है, तुम अगर बर्नौलीज इक्वेशन ही देख लो, आइडल फ्लूइड की बात करो, ये बात करो कि वो इनकम्प्रेसिबल है, तो हम लोग 100 चीज़ें उसमें हम लोग अजम्पशंस लेके चलते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर आ जाती है कि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो बहुत 0.1% वो इफेक्ट करता है, एल्केनिटी जो इम्पार्ट करता है पानी में। बट अगर पेपर में आता है, अगर पेपर में आपको स्पेसिफाइड है और बोला भी नहीं गया है कि नेग्लेक्ट द माइनर आयन कंसंट्रेशन फॉर एल्केनिटी, तो फिर आपको फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द पेपर यू हैव टू टेक दिस कंसंट्रेशन ऑल्सो इनटू अकाउंट। बट जनरल बेसिस पर ये 3 आयंस होते हैं जिनकी वजह से एल्केनिटी इम्पार्ट होती है पानी में। क्लियर? नाउ अब बात करूं कि एल्केनिटी जो कार्बोनेट आयन के कारण होती है, द CO3 - इज नोन एज कार्बोनेट आयन। एल्केनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयन इज नोन एज कार्बोनेट एल्केनिटी। एल्केनिटी जो बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट एल्केनिटी। एंड एल्केनिटी जो OH- आयन के कारण होती है इसको बोलते हैं कॉस्टिक एल्केनिटी। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि कॉस्टिक एल्केनिटी इज गिवन टू यू एज लेट अस से 30 mg पर लीटर, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कॉस्टिक एल्केनिटी मतलब वो एल्केनिटी जो OH- आयन के कारण आई है। क्लियर? तो एल्केनिटी ड्यू टू CO3 आयन इज कार्बोनेट, HCO3 आयन इज बाइकार्बोनेट एंड OH- आयन इज कॉस्टिक एल्केनिटी। ये तो हो गई पहले जनरल डिस्कशन। अब एक टर्म्स जो आप सुनोगे, जो आपने एक सुनी होगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपने एक टर्म सुनी होगी नेगेटिव एल्केनिटी। एल्केनिटी तो सुनी होगी बट आपने एक टर्म सुनी होगी नेगेटिव एल्केनिटी। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्या होता है, लेट अस सपोज आपके पास एक पानी है, ठीक है, उसमें मैंने बोला कि इस पानी में, लेट अस सपोज इस पानी में देयर इज अ वाटर, इस पानी में 10 यूनिट्स की एल्केनिटी है एंड इस पानी में 2 यूनिट्स H+ आयंस के प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस पानी में 10 यूनिट्स की एल्केनिटी है और इस पानी में 2 यूनिट्स हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंट हैं। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि अब मुझे बताओ एल्केनिटी कितनी है, तो मुझे ऐसा आंसर नहीं चाहिए बिल्कुल कि आप बोलो मैम पहले 10 यूनिट एल्केनिटी थी, क्योंकि पानी में 2 यूनिट्स H+ आयन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से अब 10 यूनिट्स एल्केनिटी में से 2 यूनिट एल्केनिटी 2 यूनिट H+ आयंस को न्यूट्रलाइज करने में चली गई। तो अब एल्केनिटी बची 8, अब बची एल्केनिटी 8 यूनिट्स। जब मैंने आपसे पूछा कि एल्केनिटी कितनी है तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 8 यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर। अगर पानी में कोई भी H+ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है तो एल्केनिटी उसको न्यूट्रलाइज करेगी, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? तो जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस पानी में एल्केनिटी कितनी है, सो यू विल से द एल्केनिटी फॉर दिस वाटर, फॉर दिस गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 8 यूनिट्स। क्लियर? बट ये जो
2 है जिसको आपने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, ये जो -2 किया आपने, इसको जनरली हम बोल देते हैं नेगेटिव एल्केनिटी। तो बेसिकली नेगेटिव एल्केनिटी जैसा कुछ होता नहीं है, पर आपको बुक्स में मिल जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एज सच नेगेटिव एल्केनिटी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आपको बोलता है कि 10 यूनिट एल्केनिटी है, 2 यूनिट्स H+ आयन से, तो आप नेट एल्केनिटी 8 यूनिट्स होगी, दैट्स इट। सो बेसिकली यू सेड दैट ये जो आपका 2 यूनिट्स H+ आयन था, ये पानी में नेगेटिव एल्केनिटी इम्पार्ट कर रहा था। सो इन बुक्स अगर आप पढ़ोगे और आपको डाउट्स आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि उसमें बोल देते हैं कि जो 2 यूनिट्स H+ आयन्स हैं, दे इम्पार्ट नेगेटिव एल्केनिटी इन वाटर एंड दैट इज द रीजन यू सब्सट्रैक्ट इट, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था। अब आगे बात करते हैं कि पानी में ये एल्केनिटी आई कहाँ से, सोर्स, क्योंकि जानना तो ज़रूरी है ना कि ये पानी में आया कहाँ से। तो अगर मैं एल्केनिटी की बात करूं तो इसका सोर्स है वही ऑर्गेनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, इनफैक्ट डिजॉल्व्ड गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। डिजॉल्व्ड गैसेस की वजह से भी पानी में एल्केनिटी आ जाती है। कैसे, दिखा देती हूँ आपको। देखो, CO2 रिएक्ट करता है H2O के साथ एंड इट फॉर्म्स H2CO3. H2CO3 dissociates HCO3 minus. HCO3 minus gives CO3 2 minus, and CO3 2 minus again reacts with H2O and forms HCO 3 minus plus OH minus. क्लियर? सो आपने देख लिया कि HCO3 माइनस आयन, CO3 2 माइनस आयन, OH माइनस आयन सब आपको मिल गया, किससे, डिजॉल्व्ड गैसेस से। यू गॉट ऑल दीज एल्केनिटी बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड गैसेस। अब ये रिएक्शन स्ट्रेट होगा। अब ये जो साइन मैंने लगाया है, कैन यू सी दिस साइन, दिस इज व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। और आपने पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, ये जनरली डिपेंड करता है किस पे, pH एंड टेम्परेचर पे। क्लियर? सो जब भी ऐसी रिएक्शंस होती है, दे स्पेसिफाई द pH, दे स्पेसिफाई द टेम्परेचर एंड इवन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब बारी आती है कि जस्ट आपको एक चीज़ बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है, ये बहुत वीक रिएक्शन होती है। कैसे, समझते हैं। आप देखोगे अगर पानी में एल्गी हुई, तो वो क्या करेगी, वो HCO3 माइनस आयन को कंज्यूम करना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि इसमें होता है कार्बन। अब एक चीज़ है जिसमें कंफ्यूज मत होना, आगे भी मैं बहुत बार ये चीज़ बोलने वाली हूँ। एल्गाई को कार्बन चाहिए ग्रोथ के लिए। कार्बन इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी। वहीं अगर मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्बन क्या था, सोर्स ऑफ एनर्जी था। तो कंफ्यूज मत होना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कार्बन चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, वाइल एल्गी को कार्बन चाहिए किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये जो कार्बन है ये एल्गी का न्यूट्रिएंट है। ठीक है, सो if algae is present then obviously it will consume carbon। ये कार्बन को कंज्यूम करने लग जाएगी, जिसकी वजह से HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन पानी में कम होती जाएगी एंड OH माइनस की कंसंट्रेशन पानी में बढ़ती जाएगी एंड दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप खुद ही समझ जाओगे कि पानी में क्या प्रेजेंट है, एल्गी प्रेजेंट है, क्योंकि pH बढ़ने लगता है। अगर OH माइनस आयन बढ़ रहा है, OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो नेचुरली आपका pH बढ़ रहा है। ठीक है, सो योर pH वेरीज फ्रॉम 8 to 11 इन दिस कंडीशन। तो आप बोल भी सकते हो अगर आपने टेस्टिंग की कि हाँ, तो हो सकता है कि पानी में एल्गी प्रेजेंट हो। क्लियर? सो इन जनरल बेसिस इट इज़ अ वीक रिएक्शन, और अगर एल्गी प्रेजेंट है तो उसका क्या फिनोमेना होता है वो मैंने आपको बता दिया। सो ये मैंने आपको जस्ट एक बताया है कि अगर डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक सॉलिड्स हो, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हो, किसी की भी वजह से पानी में एल्केनिटी आ जाती है, पहली चीज़।
अब बारी आती है, सोर्स तो मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि एल्किनिटी से क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहला इम्पैक्ट, अगर एल्किनिटी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो तो ये पानी में बिटर टेस्ट इम्पार्ट करती है। ठीक है, कैसे बिटर टेस्ट इम्पार्ट करती है? देखो, ये तो एनायन है, तो लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर ये पानी में परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट हुए तो क्या होगा? पानी में बिटर टेस्ट इम्पार्ट करेंगी। तो पहला इम्पैक्ट निकल कर आता है कि एल्किनिटी इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट इन वाटर, पहली चीज़। दूसरा इम्पैक्ट, चलो टेस्ट तो है ही है, पर उससे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट जो आपको मिलता है वो ये है कि देखो, पानी में तो आपके अलग अलग टाइप्स के कैटायंस भी होंगे। कैटायंस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं उनको कैटायंस बोलते हैं। तो अब लेट अस सपोज पानी में Mg2+ आयन है। ये क्या हुआ? ये रिएक्ट किया इसने OH- आयन के साथ और ये बन गया MgOH ट्वाइस, जो कि प्रेसिपिटेट बन गया। सिमिलरली अगर पानी में है Ca2+ आयन, ये रिएक्ट किया कार्बोनेट आयन के साथ और फॉर्म कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बन गया एक प्रेसिपिटेट है। देन अगर पानी में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, इट रिएक्ट्स विथ OH- आयन एंड इट विल फॉर्म AlOH थ्राइस, ये भी एक प्रेसिपिटेट है। तो इम्पैक्ट क्या निकल कर आया? इसको देखिए, अगर मैं पूछूं कि चलो मैंने आपको रिएक्शन बता दी कि पानी में अगर Mg2+ है, Ca2+ है, Al3+ है और वो एल्किनिटी के साथ रिएक्ट करेगी तो फॉलोइंग कंपाउंड्स बनेंगे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका इम्पैक्ट क्या निकल कर आया, तो आप बोलोगे मैम बट ऑब्वियसली पानी अगर पास कर रहा है और उसमें इस टाइप की एल्किनिटी प्रेजेंट है तो क्या होगा? पानी में डिपोजिशन हो जाएगा सॉलिड्स का, एंड दिस विल लीड टू व्हाट? एक टर्म मैंने आपको बता रखी है और मैंने बोला ये बहुत जगह काम आएगी, दैट इज इंक्रास्टेशन ऑफ पाइप्स। और अगर पाइप में पानी जो जा रहा है उसमें ये कंपाउंड्स, ये एल्किनिटी प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये सॉलिड्स उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे, विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रास्टेशन। तो होगा, इंक्रास्टेशन होने से क्या होगा? डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्यों? क्योंकि इनिशियली जब पानी फ्लो कर रहा था तो पाइप रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था पानी के फ्लो को। ओवर द टाइम जब सॉलिड्स डिपॉजिट हो गए तो अब पाइप भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है पानी को, प्लस जो सॉलिड्स हैं वो भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। तो पानी को पास करने के लिए पाइप में से ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। क्लियर? सो बिटर टेस्ट इम्पार्ट करता है, पाइप्स लाइंस में बेसिकली इंक्रास्टेशन होता है एंड जिसके कारण विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। ये इसके इम्पैक्ट निकल कर आते हैं। अब थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो निकल कर आता है, मेजरमेंट। लिख भी देती हूँ, ये तो इम्पैक्ट हो गया, मेजरमेंट। तो अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो हमने हर चीज़ में टेक्निक की बात की थी। अभी इससे पहले जब हमने बात की थी टेस्ट एंड ओडर, तब हमने बात किया था डाइल्यूशन टेक्निक। कलर वाले में कलर मैचिंग टेक्निक की बात की थी। पीएच में हम लोग ने पोटेंशियोमीटर, पीएच स्केल से मेजरमेंट किया था। यहाँ पे अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ, इन दिस कंडीशन मेजरमेंट डन बाय टाइट्रेशन, टेक्निक विच इज़ यूज्ड इज टाइट्रेशन। अब इस टाइट्रेशन को समझाने के लिए मुझे आपको पहले बहुत सारे कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि बहुत स्टूडेंट्स को शायद मोलारिटी नहीं पता होगा, नॉर्मेलिटी नहीं पता होगा, तो अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगी तो बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। तो पहले एक ब्रीफ बेसिस पर मैं क्या करने वाली हूँ, एक ब्रीफ बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि टाइट्रेशन तो हम लोग बट ऑब्वियसली करेंगे। टाइट्रेशन तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। बट उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, वो तो मुझे भरोसा है, बट वो शायद ओवर द टाइम आप भूल गए होंगे। ठीक है, सो उसको पढ़ना है हम लोग को, पहले उसको डील कर लेते हैं। तो फिर टाइट्रेशन से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूंगी आपको, तो क्लियर हो जाएगी पूरी कहानी आपको। पर ध्यान से समझना, पूरा फोकस यहीं पर रहना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट
लेट अस स्टार्ट। टाइट्रेशन से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, जैसे कि होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर वेट? लेट अस सपोज मैं अगर बोल रही हूँ मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका, किसका दे दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का दे देती हूँ, सिंपल। तो क्या करोगे, हर एलिमेंट का जो वेट होता है उसको प्लस करोगे। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन का कितना है 12 ग्राम्स, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। कितने ऑक्सीजन है 2, सो 2 इंटू 16, सो क्या हो जाएगा 44 ग्राम्स। क्लियर? ऐसे आप सबका निकाल सकते हो, ऐसी कोई भी कंपाउंड्स बोलो आप उसका वेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? और किसी का कंपाउंड का बताओ मुझे, जैसे H2SO4, तो हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, एक हाइड्रोजन के वेट 1 ग्राम होता है, 2 है तो 2 इंटू 1। सल्फर कितना है 32 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितना होता है एक 16, सो कितने ऑक्सीजन है 4। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना निकल कर आएगा 34 प्लस 98 ग्राम्स। तो ये क्या निकल के आ गया, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी मैं क्यों बता रही हूँ, ये अभी लग रहा होगा कि आपको छोटी चीज़ है, पर जब कैलकुलेशन की बारी आएगी ना तो यहीं पे मिस्टेक्स करोगे। क्लियर? सो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, H2SO4 का 98 ग्राम्स, ऐसे आप सबके लिए निकाल सकते हो। निकाल ही देती हूँ, जैसे कि अच्छा उसको भी आगे समझाऊंगी, रुको फिर भी लिख देती हूँ। OH ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 17 ग्राम्स। क्लियर? तो ये क्या निकल कर आता है आपका मॉलिक्यूलर वेट। अब आपने सुना होगा नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आपने सुना होगा कि मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल 2 मोल। आप बात करते हो ना कि लेट अस सपोज कोई भी इक्वेशन होती है तो आप बोलते हो कि 2 मोल्स प्रेजेंट है। लेट अस सपोज ये इक्वेशन तो सबने पढ़ रखी है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है रिएक्शन, बताओ बैलेंस्ड है रिएक्शन। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड है। तो आप क्या बोलते हो, 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर के बनाता है। तो बेसिकली ये मोल्स क्या होते हैं, मतलब मैं निकालूं कैसे ये नंबर ऑफ मोल्स को? ठीक है, मुझे निकालना है कि ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। आपने बोल तो दिया 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और ये 2 मोल H2O के बना रहे हैं। तो अब मुझे जानना है कि ये होते क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय, जो भी आपका गिवन वेट है उसको जब आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मोल्स उस कंपाउंड के पानी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं, अब लेट अस सपोज अगर मैं बोलूं 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन वाटर। एग्जाम्पल, अगर 196 ग्राम का H2SO4 वाटर में प्रेजेंट है तो मुझे ये नहीं जानना ग्राम के टर्म्स में कि कितना ग्राम प्रेजेंट है, मुझे मोल्स के टर्म में बताओ। देखो चीज़ें एक ही है बट उसको रिपोर्ट करने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, सो तुमने मुझे बोला कि 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है पानी में, मैंने बोला मुझे नहीं जानना कि ग्राम्स में कितना, मुझे बताओ कितने मोल्स प्रेजेंट है H2SO4 के। तो आप बोलोगे सिंपल है, गिवन वेट कितना गिवन है आपको 196 ग्राम्स और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल चुका है 98 ग्राम्स, तो आ जाएगा 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन वाटर। तो उस तरीके से बता दो, वेट के टर्म्स में बता दो, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बता दो या मोल्स के टर्म में बता दो, दैट इज वन और द सेम थिंग। अब अगर मैंने 2 मोल्स H2SO4 बोल दिया तो उसका वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, वेट तो उतना ही रहेगा 196 ग्राम्स। क्लियर? एंड आप कुछ भी कर सकते हो, कहने का मतलब है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो आप गिवन वेट निकाल सकते हो, गिवन वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, दोनों तरीके से, दैट इज अदर वे राउंड ऑल्सो ट्रू।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो अगर गिवन वेट से, तो नंबर ऑफ मोल्स से गिवन वेट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो ये पहली चीज़ क्या हुई, आपने बात की मॉलिक्यूलर वेट की, आपने बात किया नंबर ऑफ मोल्स की। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था मोलारिटी के बारे में। आई टोल्ड यू रिगार्डिंग मोलारिटी। देखो उस पीएच था क्वेश्चन पीएच का, पर वहाँ पे मोलारिटी का कंसेप्ट यूज हो गया। तो आप कभी भी दिमाग में ये सोच के मत बैठना कि आप अगर एक चीज़ करोगे पीएच करो तो सिर्फ पीएच पूछेगा, उसमें 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके पूछ लेता है। क्लियर, तो दिमाग में ये मत रखना कि सिर्फ पीएच ही पूछेगा। सो अगर मैं बात करूँ मोलारिटी की, तो मोलारिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter of solution. So number of moles present in 1 liter of solution, उसको आप बोलते हो मोलारिटी। तो इसको आप डिनोट करते हो शॉर्ट में, बता दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल एम से। तो हर जगह मोलारिटी नहीं लिखते हैं, उसको कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, और इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। इट्स यूनिट इज मोल्स पर लीटर। क्लियर, तो मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलारिटी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि अभी एल्केनिटी में आपको इस इक्विवेलेंट वेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब इस इक्विवेलेंट वेट को जनरली आप रट लेते हो, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये समझो, कंपाउंड का वो वेट जो कि केपेबल है रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, वेट ऑफ कंपाउंड विच इज केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो टेक्निकल चीज़ हो गई, इसको समझते हैं बेसिकली कि ये होता क्या है। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए तुम्हें किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ये कंबाइनिंग पावर होती है किसी एलिमेंट की। कैसे, इसको समझते हैं। देखो अगर ये H2SO4 है, दिस इज H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपना स्टेबल ऑक्टेट करने के लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स SO4 को दे सकता है, SO4 को दे सकता है बेसिकली, और SO4 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा। तो इसने 2 दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, इसने 2 लिया तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसी टर्म्स में आप लोग ने पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में जब आपने अपनी स्कूलिंग की होगी। बट सिंपल टर्म्स में बात करूँ, इट इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए अगर उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो वो शेयरिंग कर ले, ठीक है, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे। क्लियर, तो जिस भी तरीके से वो अपने स्टेबल ऑक्टेट को अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर H2SO4 के केस में जो वैलेंसी है वो 2 निकल कर आती है। ऐसा मत कर देना कि 2 + 2 को 0 बोल दो, या कुछ लोग तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मैम आपने बोला था रिलेटिव टर्म्स होते हैं, तो 2 + 2 4 कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा वो। सो व्हाट इज देयर, मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाल रखा ऑलरेडी 98 ग्राम्स, और वैलेंसी निकल के आएगी 2। तो यहाँ से H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकल कर आ गया 49 ग्राम्स। तो वो कंपाउंड जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट वेट। और अगर आप उसको एक्सप्रेशन फॉर्मेट में बोलो तो वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। आप किसी के लिए भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, आप चाहो तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। CO3 2-। अब देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिखता है ना, ये CO3 2-, OH-, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट, टू बी प्रिसाइज ये होती है उसकी वैलेंसी। तो अब अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर वेट की, तो कार्बन की होती है 12, ऑक्सीजन की होती है 16, और इसकी वैलेंसी निकल कर आई कितनी, 2। सो दिस इज 60/2, दैट इज 30 ग्राम।
ये निकल कर आई किसकी, इक्वलेंट वेट निकल कर आया CO3 2- का। ऐसे ही आप OH माइनस आयन का भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 16 + 1, वैलेंसी है 1। यू कैन सी दिस, क्लियर। सो यहाँ पर हो जाएगा 17 ग्राम्स। एंड लास्ट HCO3- इसकी भी निकाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा, CO3 2- की, OH- की, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। वो मैं आगे बताऊंगी। और अगर नहीं भी याद रखना तो मत रखो, 1 सेकेंड लगता है, 1 मिनट मैक्सिमम इसको कैलकुलेट करने में। याद रखते हैं तो कैलकुलेशंस फटाफट हो जाते हैं और एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि वो याद ऑटोमेटिकली हो जाता है। और नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता ही रही हूँ। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, कार्बन की होती है 12, ऑक्सीजन की होती है 16 डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज द वैलेंसी इज 1। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 13 + 48, 61 ग्राम्स। तो मैंने आपको बेसिकली ये 3 का इसलिए निकाला क्योंकि हम लोग ने बात कर चुका कि यही मेजरली होते हैं जो पानी में अल्केनिटी इम्पैक्ट करते हैं। तो CO3 2- का इक्वलेंट 30 ग्राम्स है, OH- का 17 ग्राम्स है एंड HCO3- का 61 ग्राम्स है। अब आगे बात करते हैं। अब आपको इसमें एक टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाली अल्केनिटी में है, वो है ग्राम इक्वलेंट्स। कितने ग्राम इक्वलेंट्स किसी कंपाउंड के पानी में प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स। दिस इज गिवन बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स। जो होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो, दिस इज कैलकुलेटेड बाय गिवन वेट अपॉन इक्वलेंट वेट। ठीक है, जब आप गिवन वेट से इक्वलेंट वेट को डिवाइड करते हो, आपको ग्राम इक्वलेंट्स मतलब कितने ग्राम इक्वलेंट्स एक कंपाउंड के प्रेजेंट हैं वो पानी में आप निकाल सकते हो। और इसका भी बहुत यूज़ आएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं कहने का मतलब है ये हमारे लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगा। अब आप किसी भी चीज़ का ग्राम इक्वलेंट्स निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मुझे निकालना है, लेट अस सपोज मुझे क्वेश्चन में गिवन है 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4। वो एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 196 ग्राम्स का मुझे H2SO4 दिया है और मुझसे नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स पूछा है। तो देखो गिवन वेट कितना दिया मुझे 196 ग्राम्स और इक्वलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका। इक्वलेंट वेट मैंने अभी तक नहीं निकाला है। इक्वलेंट वेट जो है, अच्छा निकाल रखा है 49 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 49 ग्राम्स। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ H2SO4 मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मैं किसी के भी ग्राम इक्वलेंट्स निकाल सकती हूँ। आई कैन कैलकुलेट द ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड व्हाटसोएवर आई वांट। तो ये 5 चीज़ है। लास्ट चीज़ जो इसमें होती है वो है नॉर्मैलिटी। अब ये नॉर्मैलिटी क्या होती है इसको समझते हैं। नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप बोलते हो नॉर्मैलिटी। जितने ग्राम इक्वलेंट्स किसी भी कंपाउंड के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, इसको आप नॉर्मैलिटी बोलते हो। और इसको मैं बता भी देती हूँ, इसको डिनोट करते हो बाय कैपिटल N। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। और अगर आप इसको एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो क्या होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको आप बोलते हो इक्वलेंट वेट। अब ये मैंने आपको जितनी भी चीज़ें थी ये बहुत शॉर्ट में बताई है, एक्चुअल में तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने 11-12 की क्लासेस की होंगी तो आप देखोगे कि एक्चुअली में इसकी खुद में हम लोग भी अगर पढ़ते हैं ऑफलाइन वगैरह में तो इसकी 2-3 क्लासेस लगाते हैं क्योंकि एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ा है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए वो हमने डील कर रखा है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा।
ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली आए भी हुए हैं और जो नहीं आए बट आ सकते हैं, सब आपसे बन जाएंगे। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ आपको, उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, मॉलिक्यूलर वेट, हर एलिमेंट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको आपने ऐड ऑन कर दिया, हर इंडिविजुअल एलिमेंट के वेट को ऐड ऑन कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालना था आपको, क्या पता है जो भी कंपाउंड का वेट दिया गया है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। देन मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसको मोलारिटी बोलते हैं, यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट ऑफ कंपाउंड विच इज केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको बताया कि ये जो होता है आपका इक्विवेलेंट वेट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी कंबाइनिंग पावर होती है एलिमेंट की कि कितना इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दे दें ताकि हर इंडिविजुअल एलिमेंट एक स्टेबल ऑक्टेट बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्या वैलेंसी होती है तीनों कंडीशंस में। फिर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या। तो देखो, अगर तुमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चल गया, ठीक है, अगर आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया किसी भी चीज़ का, लेट अस सपोज अगर मुझे 196 ग्राम H2SO4 दिया है तो मैं इसका ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का निकाल सकती हूँ। तो अगर मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का पता चल गया तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स मैं निकाल सकती हूँ। इट्स यूनिटरी मेथड। जैसे कि अगर मुझे 1 मोल का वेट पता है, ठीक है, अगर मुझे 1 मोल पता है कितना है तो मैं 5 मोल का वेट निकाल सकती हूँ, 10 मोल्स का वेट निकाल सकती हूँ। लाइक आई नो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 196 ग्राम्स देगा, तो 10 मोल्स कितना देगा मुझे पता है, मैं निकाल लूँगी। तो वो यूनिटरी मेथड है। एक फंडा याद रखना, आपको बस पता होना चाहिए व्हाट ईच टर्म सिग्निफाइज, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मेलिटी की बात करूँ तो नॉर्मेलिटी होता है कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये आपको टाइट्रेशन से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइट्रेशन के टाइम, टाइट्रेशन क्या होता है, आप 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालते हो अननोन पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब ये समझने का बेसिक फंडा क्या था वो समझ लेते हैं। आगे जब मैं टाइट्रेशन कराऊंगी तो उससे पहले एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या है, 2 रूल होते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट of anything reacts with 1 gram equivalent of any other thing। ये पहला रूल है जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट रूल। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी रिएक्ट कर सकता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी कंपाउंड का रिएक्ट कर सकता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। और अगर आप इसका प्रूफ मांगते हो तो आपने पढ़ रखा होगा ये चीज़, N1V1 इंटू N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्लियर? तो आपको तो पता ही है कि ये किस में आएगा। अगर आप बात करो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर भी सेकेंड कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा ये वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स इस कंपाउंड का होगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द अदर कंपाउंड विच इज देयर। तो ये प्रूफ भी है इसका, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इससे निकल कर आता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग्स। तो यहाँ तो ये आया। या अभी दूसरा बताती हूँ, दूसरा एक और है, ये इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, क्योंकि रिएक्शन वाला दूसरा प्रिसाइजली बताती हूँ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग reacts with 1 gram equivalent of any other thing
to form 1 gram equivalent of anything. पहला निकल कर आया कि 1 ग्राम इक्वलेंट किसी का भी इक्वल होता है 1 ग्राम इक्वलेंट किसी और चीज़ का. ठीक है. प्रूफ N1V1 इज इक्वल टू N2V2. आपको पता है नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. V1 क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी एक कंपाउंड का. N2 उसके ग्राम इक्वलेंट्स इंटू V2 उसका वॉल्यूम जो भी प्रेजेंट हो. अब बारी आती है कि दूसरा स्टेटमेंट आता है 1 gram equivalent of anything reacts with 1 gram equivalent of any other thing to form 1 gram equivalent of any other thing. अब इसको समझना थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट एक एग्जाम्पल दूंगी उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट डज इट मीन्स टू से. तो उसको देख लेते हैं. आई गेस आपने ये नोट कर लिया होगा. चलो समझते हैं इसको. अब देखो, अगर मैं बात करूं कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हो. अगर जैसे मैंने ले लिया H2SO4, अभी उसी की बातें चल रही है तो H2SO4 ले लिया. तो अगर मैं बात करूं तो ये कैसे बना 2H प्लस SO4 2- फॉर्म्स H2SO4. अब ध्यान से समझना, ये चीज़ आपको सुनने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी. ये चीज़ अभी बहुत, ये तो इतना यूज़ नहीं होगा पर ये तो अभी आपका एक इंपॉर्टेंट जगह यूज़ होगा पर ये भी बहुत जगह यूज़ होने वाला आगे. ठीक है. तो ये दोनों रूल बताने का पर्पस ही है टाइट्रेशन से पहले कि आपको इसका फंडा क्लियर हो कि पहली बात है 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग. दूसरा स्टेटमेंट के हिसाब से देखो 2H प्लस SO4 2- H2SO4 देता है. अब देखो पहली गलती जो तुम करते हो, तुम बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन का वेट हुआ 2 ग्राम्स और SO4 2- का वेट निकाला था क्या? नहीं निकाला था. तो चलो निकाल लेते हैं. और सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 96 ग्राम्स. तो ये H2SO4 तो हमको पता है 98 ग्राम्स होता है. तो आप बोलोगे देखो मैम हो तो गया 2 ग्राम्स प्लस 96 ग्राम्स इज इक्वल टू 98 ग्राम्स. तो मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं. मैं तो यहाँ पे ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह की बातें हो गई. मैंने तो मास की कुछ बात ही नहीं की. तो आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कि 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम गिव्स 1 ग्राम. ये कंसेप्ट तो वैलिड ही नहीं हुआ यहाँ पर. इसीलिए ध्यान से देखना. यहाँ पर रेड से मार्क कर देती हूँ. यहाँ पर मैंने ग्राम नहीं बोला है आपको. मैंने यहाँ पर आपको ग्राम इक्विवेलेंट बोला है. हर जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात की है. इसीलिए मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स पढ़ाया. ठीक है. दैट इज़ द रीज़न आई टॉट यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. क्यों ग्राम इक्विवेलेंट्स? अब तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालती हूँ, सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालती हूँ. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स H प्लस के कितने होंगे? क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो गिवन वेट है 2 ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट निकल कर आएगा 1. क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. मॉलिक्यूलर वेट है 1 और वैलेंसी भी है 1. तो 2/1 2 ग्राम इक्विवेलेंट देगा. ठीक है. 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स. फिर SO4 2- का SO4 2- का इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2-. गिवन वेट कितना है? 96 ग्राम्स. क्योंकि यहाँ पर तो 1 मोल ही दिया हुआ है वैसे भी. सो 96 ग्राम्स. और क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. तो ये हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट. तो ये भी हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट. और H2SO4 का तो तुम निकाल ही चुके हो 98 डिवाइडेड बाय 49. ये भी निकल कर आया 2 ग्राम इक्विवेलेंट. तो अब इसको आप बोल सकते हो कि हाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग टू फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग. तो मेरा ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया. सेम आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो. किसके लिए? H2CO3 के लिए कर सकते हो. 2H प्लस CO3 2- के लिए. ठीक है. उसके लिए भी आप करके देखोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा.
सो मेरा कहने का मतलब है ये वाला कंसेप्ट आप कोई ग्राम्स के लिए नहीं निकाल रहे हो, आप ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए निकाल रहे हो, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, देखो प्रूफ हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, जो स्टेटमेंट बोला रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग टू फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो कभी भी भूल कर भी, इसलिए पहले मैंने आपको ये दिखाया क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा वेट चलता रहता, तो आप इसको पहले समझोगे, पर ये गलत है। जब भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ और फॉर्म करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर, तो ये फंडा, ये कंसेप्ट निकल कर आता है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब रीज़न क्यों मैंने ग्राम इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट पिक्चर में लेकर आया, क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसका रीज़न समझो। क्या होता है पानी में, क्या होता है पानी में अलग अलग टाइप्स के आयंस प्रेजेंट रहते हैं और वो अलग अलग टाइप्स की एल्केनिटी इम्पार्ट करते हैं। मैंने तो 3 ही बताया, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक, और भी मैंने आपको बोल चुका है कि माइनर आयंस प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से पानी में एल्केनिटी इम्पार्ट होती है। दिस वी ऑल नो, राइट। सो अब बारी ये आती है कि मैं कैसे सबको अलग अलग रिपोर्ट करूं। मतलब मैं कॉस्टिक एल्केनिटी अलग बता रही हूँ, फिर मैं हाइड्रोक्साइड एल्केनिटी, या कॉस्टिक बोलो या हाइड्रोक्साइड एल्केनिटी बोलो, या बाइकार्बोनेट एल्केनिटी या कार्बोनेट एल्केनिटी, कितना सब अलग अलग मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम क्यों नहीं करते कि सबको ग्राम इक्विवेलेंट्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि आपने बोल रखा है। अब बोलोगे क्यों, ग्राम इक्विवेलेंट्स में करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने बोल रखा है ना, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, लेट अस सपोज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी एक चीज़ का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी दूसरे चीज़ के बराबर होता है। क्लियर, तो आपने तो बोल ही रखा है। तो ऐसा करते हैं कि सब ग्राम इक्विवेलेंट्स को किसी एक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। तो अब कोई कॉमन टर्म भी तो होना चाहिए जिसके टर्म में रिप्रेजेंट करें। तो हमने बहुत ढूंढा और हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। मैंने बोला जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, हम बोलेंगे जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स लेट अस सपोज CO3 के प्रेजेंट है, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के। जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स OH- के प्रेजेंट है, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स CaCO3- के हैं। जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स OH- के हैं, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स CaCO3 के हैं। तो कहने का मतलब है मैं एक ऐसा टर्म इंट्रोड्यूस करती हूँ जो सबके लिए कॉमन हो, जिसके टर्म्स में मैं आंसर को रिपोर्ट कर पाऊँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी फिर कि हर के टर्म में अलग अलग रिपोर्ट करने की। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने बोला हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। जो कंपाउंड हमने सिलेक्ट किया वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही लॉजिक है इसके पीछे, और वो ये कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 ग्राम्स। तो कैलकुलेशन आपको पड़ जाती है इजी। क्लियर, अब जान लो क्योंकि ये बहुत जगह अब आपको यूज़ होने वाला है। 2 चीज़ें इसके बारे में जान लो, ये यहाँ पर भी यूज़ होगा और ये हार्डनेस आगे पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ होगा। तो बेटर है इसकी कहानी, इस पिक्चर को यहीं समझ लो। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 ग्राम्स। कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। तो इसका वेट होता है 100 ग्राम्स। ठीक है, इसकी वैलेंसी ये बेसिकली इस फॉर्म में होता है Ca2+, CO3 2-। तो इसकी वैलेंसी निकल कर आती है 2 और इसका इक्विवेलेंट वेट निकल कर आता है क्या? इक्विवेलेंट वेट आता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सो 50 ग्राम्स निकल कर आता है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही पता है कि यार CaCO3 लिया ही क्यों था, क्योंकि उसका वेट 100 ग्राम्स था एंड उसकी वैलेंसी कितनी है 2। सो 100/2 उसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 50 ग्राम्स। याद रखना ये इक्विवेलेंट वेट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं है। क्लियर, तो मैंने पहले आपको सिखा दिया अब कि ये दोनों फंडे आपको दिमाग में रखने हैं और ये दोनों का अभी तो काम होगा टाइट्रेशन में, तब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी कि ये प्रूफ कहाँ से आया। प्रूफ अगर आपको क्यूरियोसिटी थी, हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी बताने की, बट देन टू अगर कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कैसे प्रूफ हुआ, कैसे आया, ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि ये दोनों कैसे आया। क्लियर,
अब एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देती हूँ बोर्ड में, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा बट ऑब्वियसली गेट में, बट पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते आए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और आप मुझे उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल के दिखाओ, ठीक है, और टू बी प्रिसाइज उसकी एल्किनिटी निकाल के दिखाओ, ठीक है। एक बार आपने वो ग्राम इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद फिर हम लोग टाइट्रेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, ठीक है। आई हैव रिटन द क्वेश्चन फॉर यू नाउ। जब तक कि मैं सॉल्व करूँ, आई गेस अब आपको मैंने कंसेप्ट तो बता दिया है पूरा, आपसे सॉल्व करते आना चाहिए। पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। एक वाटर का सैम्पल है, वो कंटेन करता है क्या, 420 ग्राम्स ऑफ CO3 माइनस, 244 ग्राम्स ऑफ HCO3 माइनस एंड 68 ग्राम्स ऑफ OH माइनस आयन। तो आपसे पूछ रहा है एल्किनिटी रिपोर्ट करने को। तो सिंपल है, मैंने पहले भी बोल चुका है, सबका ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो, सबका ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो। कैसे निकालते, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा देती हूँ। देखो, अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो सबसे पहले मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालती हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CO3 माइनस। कितना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट कितना है, 420 ग्राम्स, और मैंने इक्विवेलेंट वेट आपको पहले भी बता चुका है कि CO3 माइनस वगैरह का बेटर है, याद रख लो। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 और उसकी वैलेंसी होती है 2, तो 60/2 दैट इज 30। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकल कर आएगा 420/30, तो ये कितना आ जाएगा, 14। जितने ग्राम इक्विवेलेंट CO3 माइनस के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे CaCO3 के। क्यों, कौन सा रूल अपनाया, पहला जो मैंने आपको बताया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। तो यहाँ पर जितने ग्राम इक्विवेलेंट CO3 माइनस के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, पहला। नेक्स्ट निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCO3 माइनस। कितना दिया ये हम लोग को, 244 डिवाइडेड बाय 61। तो ये कितना निकल के आ जाता है, 244 डिवाइडेड बाय 61, ये निकल के आ जाता है 4, ठीक है। ये 61 क्या है, ये है आपका इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वही यूज़ कर रही हूँ। बार बार अब पूरा नहीं लिखूंगी, पहले ही बता चुका है मैंने, क्योंकि एक बार मैंने पूरा समझा चुका है। तो अब आपको, इतने इंजीनियर्स है अपन, तो अपन को पता होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है 61, कैसे आता है वो भी बता चुका है। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स HCO3 माइनस आयंस के होंगे उतने ही तो ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के होंगे। क्यों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। उससे फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस है। कितना दिया ये, 68 ग्राम्स दिया है, और इसका कितना निकल कर आया था, 17। सो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 4 ही होगा, ये भी, हाँ 4 ही तो है, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स है यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कहाँ से आया, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स OH माइनस आयंस के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के होंगे। अब तुमको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। कभी कभी होता है कि आप लोग स्टेटमेंट्स फॉर्म में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम जाती है, या फिर कभी कभी आप लोग स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते हो कि वो स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जस्ट इससे पहले कि हर किसी को अलग अलग रिपोर्ट करो। जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, 14 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO3 माइनस, 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 माइनस, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस आयन। तो आप एल्किनिटी रिपोर्ट कहाँ कर पाए, आपने तो हर की एल्किनिटी अलग अलग बता दी, पर मुझे तो टोटल एल्किनिटी चाहिए। तो क्योंकि बेस ही सेम नहीं है, जब भी आप कोई दो चीज़ को ऐड करते हो तो आप क्या करते हो, हमेशा उसका बेस सेम करते हो ना, तभी तो आप उसको ऐड कर पाओगे। सेम फंडा, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे इन सब का कंबाइन एल्किनिटी चाहिए थी, टोटल एल्किनिटी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाया। और अब अगर मुझे टोटल एल्किनिटी पूछें
सो टोटल एल्किनिटी किसके टर्म्स में? एज कैल्शियम कार्बोनेट. सो एल्किनिटी ऑफ वाटर कैसे होगी? 14 ग्राम इक्वलेंट्स प्लस 4 प्लस 4. अभी भी कुछ चीज़ें इसमें समझनी है तो अभी ध्यान देना. क्या हो जाएगा ये? 822 ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. देखो क्वेश्चन में मुझसे पूछा है mg पर लीटर में, इसने मुझसे पूछा है mg पर लीटर में, पर मेरा आंसर तो ग्राम इक्वलेंट्स में आ रहा है, तो अभी तो मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है. तो याद करो, चीज़ों का हम उल्टा भी तो कर सकते हैं. उल्टा कर सकते हैं मतलब कैसे? तुम्हें पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स होता है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कैसे निकाले थे आपने? गिवन वेट अपॉन इक्वलेंट वेट. अब तो तुमको किस में चाहिए? पहले ग्राम में निकाल लूंगी फिर मिलीग्राम में. आपने क्या किया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्वलेंट वेट. तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वेट चाहिए, मुझे ग्राम इक्वलेंट्स नहीं चाहिए. अब मुझे तो क्वेश्चन में बोला है कि मुझे वेट के फॉर्म में चाहिए, कंसंट्रेशन के फॉर्म में चाहिए. तो ठीक है, इक्वलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्वलेंट वेट कितना होता है? अभी पढ़कर आए हम लोग 50. तो ये तो आ जाएगा ग्राम्स में. अब एक स्टेप में करते हैं, मुझे चाहिए मिलीग्राम्स में. तो क्या करूँ मैं? 10⁻³ एंड ये सब हम लोग पर लीटर में बात करें. ये जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट था वाटर का ये पर लीटर में था. ठीक है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 50 1120 ये 10⁻³ mg पर लीटर. दैट इज 11 इंटू 10⁻5. आर्बिट्री वैल्यूज ली थी तो मैं बस समझाने के लिए कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं. तो 11 इंटू 10⁻5 mg पर लीटर. ये आपकी एल्किनिटी हो जाएगी. एल्किनिटी ऑफ वाटर एज कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम्स पर लीटर. बताना ज़रूरी है कि किस में रिपोर्ट की है. पहला चीज़. अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग पर एक डाउट आ गया होगा, और वो डाउट क्या है उसको भी डील कर लेते हैं पहले. ठीक है. किन्हीं स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम आपने नेगेटिव एल्किनिटी का कंसेप्ट बताया था, तो आपने बोला था कि जो H+ आयन होता है वो नेगेटिव एल्किनिटी इम्पार्ट कर रहा होता है. मैंने बोला हाँ बोला था. तो तुम बोलोगे कि मैम OH- आयन दिया हुआ है. ठीक है. OH- आयन इंटू H+ ये देता है 10⁻⁻14. तो आप क्या करोगे? यहाँ से H+ निकालोगे, फिर उसको रिपोर्ट करोगे CaCO3 के टर्म्स में और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप ही ने तो बोला था कि जब भी H+ आयंस रहते हैं उनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो पानी में नेगेटिव एल्किनिटी देते हैं. मैं बोला बिल्कुल सही बोला है मैंने. तो मैं जस्ट आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप कैलकुलेट करके H+ आयन लाएं और उसको सब्सट्रैक्ट करें, इतनी छोटी वैल्यू आती है, इट हार्डली मैटर्स. ठीक है. और अगर विश्वास ना हो तो इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ. तो मैं लेके दिखा देती हूँ यहाँ पर. आई कैन कैलकुलेट फॉर यू एंड टेल यू कि उसका कोई नेग्लिजिबल फर्क है, ऑलमोस्ट ना के बराबर. देखते हैं कैसे. सबसे पहली चीज़ कि जब यहाँ पर आप OH- सब्सटीट्यूट करोगे, मोल्स पर लीटर में सब्सटीट्यूट करोगे. क्वेश्चन में आपको किस में दिया है? वेट दिया है. मोल्स तो निकालते आपको आता ही है, ये तो हमने सीख लिया है. क्या होता है? OH- के मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. कितने मोल्स हुए? 4 मोल्स हुए. 1 लीटर में प्रेजेंट है ये. ठीक है. तो यहाँ पर हो गया 4 और ये है H+. यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं. (10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 4.
ये वैल्यू आ रही है 2.5 इंटू 10⁻⁻15 मोल्स पर लीटर। अब भूल कर भी इसी को मत डाल देना यहाँ पर अभी के लिए। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने सब चीज़ें ग्राम इक्विवेलेंट्स में निकाली है। तो सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे मैं तुम्हारे जितना पढ़ा है सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोल्स को मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो तुमने पढ़ रखा है, मैंने क्या बताया है, मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मैंने बोला था दोनों तरीके से भी कर सकते हो, गिवन वेट से मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करो, मोल्स भी मिल जाएगा, या मोल्स का मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, गिवन वेट मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे ज़रूरत है गिवन वेट की, मुझे वेट चाहिए। तो क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का वेट ही कितना होता है, 1 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, कोई फर्क नहीं होगा, ग्राम्स पर लीटर। अब बारी आती है कि मुझे ग्राम्स नहीं चाहिए, मुझे तो ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। क्यों ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए? क्योंकि मैं बोल दूंगी फिर जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स H+ के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के, तभी तो बेस सेम रहेगा, तभी तो मैं उसको सब्सट्रैक्ट कर पाऊंगी। ये भी बात सही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है गिवन वेट को जब इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करूंगी तब जाकर उस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, इन दैट कंडीशन मुझे ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट भी 1 ही है, इक्विवेलेंट वेट भी 1 ही है। तो यहाँ से H+ का कितना निकल कर आएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻15 ग्राम इक्विवेलेंट्स। जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स H+ के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, CaCO3 के होंगे। किस रिलेशन से, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सब्सट्रैक्ट करूँ, चलो ये क्या था मेरा, 14 + 4 + 4 -2.5 इंटू 10⁻⁻15, ये आएगा किस में, ग्राम इक्विवेलेंट्स में। याद रखना ये चीज़, तुम लोग जल्दी जल्दी में बाद में इक्विवेलेंट वेट से CaCO3 के मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हो, ये सब गलत मत करके आना। सो उसको लिखती हूँ मैं -2.5 इंटू 10⁻⁻15। तो उसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है 22 ही। लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब 50 इंटू 10⁻³ कर दोगे तो सीधे mg पर लीटर में वैल्यू आ जाएगी, mg पर लीटर एज CaCO3। क्लियर? तो ये भी कितना ही निकल के आएगा, 11 इंटू 10⁻5 mg पर लीटर। तो जस्ट आपकी बताने के लिए कि देख लो, वैसे भी अगर कुछ होता ना तो वो आपको 10.9999, अगर थोड़ी बड़ी वैल्यू होती H+ की तो भी वो 10.99999 ऐसी वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, यहाँ तो पूरी वही की वही आ गई है, क्योंकि 2.5 इंटू 10⁻⁻15, सोच सकते हो कितनी छोटी वैल्यू है। क्लियर? तो जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर आप H+ कंसिडर भी कर लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आपकी कैलकुलेशन ही लंबी हुई है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो चलो कर लिया मैंने, इसलिए यहाँ पे बोला कि भूल कर भी इसको मत लिखना, क्योंकि अगर तुम्हारी H+ के लिए हैबिट हो जाती है, तुम सब चीज़ के लिए ऐसा कर लेते हो। अगर इसकी जगह CO3 होता, OH- होता, कोई भी चीज़ का कंसनट्रेशन, ये रिलेशन तो नहीं लगता बट कोई भी चीज़ का रिलेशन दिया रहता तो तुम्हारी हैबिट हो जाती कि बिना तुमने उसको ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किए मोल्स में लिख लिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मेक इट अ पॉइंट कि हमको हर चीज़ पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स में चाहिए। एक बार हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में निकाल लिया, फिर चाहे कंसंट्रेशन में पूछे या किसी भी टर्म्स में पूछे, वी आर एबल टू गिव द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको डाउट है कि कोई आपसे पूछे क्यों ज़रूरत पड़ी कैल्शियम कार्बोनेट की, तो आप बोलोगे अभी तो 3 ही आयंस है। एक्चुअल में तो पानी में n नंबर ऑफ आयंस रहते हैं जिनके कारण एल्केनिटी होती है। कहाँ से आप ऐड कर पाओगे कोई भी चीज़ को ऐड करने के लिए? लेटर सपोज आप कोई भी चीज़ को ऐड करते हो, अगर मीटर क्यूब में पानी है और लीटर्स में, तो आप एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो एंड देन यू ऐड इट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस चेंबर में इतना पानी, इस चेंबर में मैंने बताया लीटर्स में, इस चेंबर में पानी बताया मैंने मीटर क्यूब में, मैं पूछूंगी कि टोटल वॉल्यूम कितना है पानी का, तो तुम या तो दोनों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे या दोनों को लीटर्स में। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेस सेम चाहिए ना। तो सिमिलर तो बात है यहाँ पर भी, वही कंसेप्ट है। तुम SCO3- CO3 2- सबको कैसे रिपोर्ट कर पाओगे?
अगर तुम्हें टोटल एल्कनिटी रिपोर्ट करनी है तो मैंने बेस नेम रखने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट लिया, दैट्स इट। और क्यों लिया? ईजी पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन 100 है उसका मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। सो यहाँ से मैंने निकाल लिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आए आपसे सॉल्व करते आना चाहिए। देखो क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा और इसके आगे चीज़ों को हार्डनेस के साथ रिलेट करके पूछ देगा, ठीक है। तो अगर तुमको यही पार्ट नहीं बनता तो आगे का कैसे सॉल्व करोगे? तो इतना सिंपल नहीं आएगा, हाँ बट आएगा ज़रूर, आएगा ऐसे ही, बट इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करके आएगा, क्लियर। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। बेसिकली आज तो हमने बात कर चुका है एल्कनिटी के किसके बारे में, सोर्स के बारे में, एल्कनिटी के इम्पैक्ट्स के बारे में, और मैंने आपको टाइट्रेशन के बारे में बता दिया, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट और उसके रूल्स। अब आप चाहो तो किसी भी कंपाउंड का, जो मैंने सेकेंड आपको लिखवाया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग टू फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक है। तो आप उस कंसेप्ट को भी देख सकते हो, H2SO4 के लिए किया, बाकी कंपाउंड्स के लिए भी आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड होना चाहिए, बैलेंस करके करना, पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। आता है आंसर, मैंने एक के लिए कर दिया है, आता है आंसर, आप बाकी के लिए भी देखो तो वो ट्रू होता है, ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हो, दोनों रूल्स वैलिड हैं। और वो जो रूल्स हैं, वो जो सेकेंड रूल है उसका कंसेप्ट आपको कल जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे एल्कनिटी में तब समझ में आएगा। इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे आपके ब्रेन में जाए। आज आप ये ग्राम इक्विवेलेंट्स के कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो। आपके पास अगर स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो उसमें से क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करो कि आपको आना चाहिए एल्कनिटी कैसे निकालते हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर क्वेश्चन में कोई एल्कनिटी नहीं दी है, लेट अस सपोज क्वेश्चन में इस यहाँ तो मैंने तीनों की दे दिया, अगर क्वेश्चन में OH माइनस नहीं दिया या क्वेश्चन में CO3 माइनस नहीं दिया, तो अगर क्वेश्चन में लेट अस सपोज एक ही एल्कनिटी दी है तो आप उस एक ही एल्कनिटी को लोगे, ठीक है। आप खुद से कुछ एल्कनिटी अज्यूम नहीं करोगे, ठीक है। ये बात क्लियर रखना, जो क्वेश्चन में दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया उसने बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक एल्कनिटी तो ठीक है, आपको कार्बोनेट दिया ना, आप सिर्फ कार्बोनेट के लिए निकालोगे, खुद से अज्यूम नहीं करोगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो दिया है उसी को यूज़ करके आपको आंसर निकालना है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो इसको प्रैक्टिस करो क्योंकि कल हम लोग करेंगे एक्चुअल में टाइट्रेशन, तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए और बहुत सारा कंसेप्ट है जो हम डील करेंगे। एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं पहले चाहती हूँ आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड देन वील मूव टू द एल्कनिटी का जो सेकेंड पार्ट है। कल में हम लोग एल्कनिटी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो एल्कनिटी का जो सेकेंड पार्ट है वो कल हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये तो मैं ख़त्म कर रही हूँ, बट मैं आपसे कुछ चीज़ें, ऑब्वियसली मैंने बोला हर क्लास में मैं आपसे जाते जाते कुछ पूछते हुए ही जाऊँगी ताकि मुझे चेक करना रहेगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, आप लोग के आंसर्स चेक करती हूँ बेसिकली, और आपके डाउट्स जो रहते हैं वो एक्चुअल में, अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा देखो, उसमें मैंने आपके डाउट्स का आंसर ऑलरेडी दे दिया रहता है, ठीक है। तो जो भी डाउट्स रहते हैं वो बेसिकली इररिलेवेंट रहते हैं क्योंकि बेसिकली उसके आंसर्स मैंने पहले ही दे दिए रहते हैं। सो आज का क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि pH पानी में कितना परमिटेड है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कितना परमिटेड है, एंड टेम्परेचर की रेंज कितनी परमिटेड है पानी में। 3 चीज़ मुझे बताना है, क्या क्या? टेम्परेचर, pH एंड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है। कितनी इसकी रेंज परमिटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर करिएगा। इसको रिवाइज करके रखिएगा क्योंकि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कनिटी का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन करेंगे कि बेसिकली टाइट्रेशन में क्या होगा, कैसे चेंजेस होंगे, कैसे आप एल्कनिटी निकाल पाओगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे। फाइन, सो रिवाइज दिस, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।